तो देखो डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। डीएनए जिस तरीके से अरेंज होता है, हर ह्यूमन के अंदर डीएनए का सीक्वेंस अलग होता है। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के टॉपिक्स, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास लिस्ट में लिखा हुआ है डीएनए सीक्वेंस और उसके सर्टेन मेथड्स। जो मेथड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ डीपीटी। 3 पेजेस के नोट्स बनाए मैंने, उसके अंदर मैंने सारा का सारा कवर कर दिया। इसके अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी पेपर के अंदर और ना इसके अंदर कोई कमी है। ठीक है, ये मुकम्मल। इसको देखने के बाद आपका, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तो आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हो और आपको ये बहुत मुश्किल लगती है तो वीडियो आपके लिए। गौर से सुनिए, डीएनए सीक्वेंस क्या होता है। नाम से पता चल रहा है हमारे हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक डिफरेंट डीएनए है। ठीक है, हर डिफरेंट डीएनए के अंदर उसके डिफरेंट होने के कुछ रीजंस हैं। अब ये जो एक सीढ़ी सी मैंने बनाई है ये असल में हमारा डीएनए है। डीएनए कैसा होता है, एक वर्ल्ड की शेप में होता है, अजीब सा, ठीक है ना, घुमा हुआ सा होता है। अब हम इसको थोड़ा सा खोल कर देखते हैं। जब हमने इसको खोला तो हमने देखा कि इसके अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फॉस्फेट्स और न्यूक्लियस मिलकर बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ग्रुप्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अरेंज होते हैं। हर ह्यूमन में इनकी अरेंजमेंट अलग होती है। जैसे जो आपके बॉडी में अरेंजमेंट होगी इसकी, वो मेरे में नहीं होगी, और जो मेरे में होगी वो आपके में नहीं होगी। अगर हम इस काबिल हो जाएं कि हम किसी के डीएनए की अरेंजमेंट को पढ़ सकें तो हम ये बता सकते हैं कि दिखने वाला इंसान कैसा हो सकता है, उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स डोमिनेंट होंगी, कौन सी रिसेसिव होंगी। अगर उसकी फैमिली में अगर किसी की आइज़ का कलर ये था तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब वाले जो जनरेशन है उनके अंदर वो आइज़ का कलर आ जाए, एसेट्रा। ये पहले आसान नहीं था, इसके बहुत सारे मेथड्स निकाले गए। अब पहले डीएनए के सीक्वेंस को समझें कि क्या होता है। डीएनए सीक्वेंसिंग मतलब डीएनए की तरतीब को सीक्वेंस करना या पता करना कि कौन सा जो किसी का जो डीएनए है उसमें ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस सीक्वेंस में अरेंज है। ठीक है, टू सर्च द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन आर डीएनए इज़ नोन एज डीएनए सीक्वेंसिंग। अब हमें पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। वैसे तो काफ़ी डिफरेंस है लेकिन हमें न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में पता करना है। ठीक है ना, तो डीएनए में हमारे पास क्या होता है, एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन, थायमाइन। आरएनए में हमारे पास थायमाइन नहीं होता, यूरेसिल ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डीएनए है जहाँ पर ए टी सी जी आपको छोटा छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये ए डिनोट करता है एडिनाइन को, जी डिनोट करता है गुइनाइन को, सी साइटोसाइन और टी थायमाइन को। अब हमें ये पता है, या अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स इनकी पेयरिंग कैसी होती है। ए की पेयरिंग टी के साथ होती है, यानी ए जो है वह हमेशा टी के सामने होगा और जी हमेशा सी के सामने होगा। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो ये आगे पीछे लिख दिए हैं, तो क्योंकि मैंने इसको खोल दिया डीएनए को तो ये आगे पीछे हो गए। लेकिन जब ये घूमेंगे, क्योंकि ये बहुत घुमा हुआ होता है ना, एक रबर की फॉर्म बिल्कुल चक्कर की तरह घुमा हुआ होता है, तो ये घूमता इसी वजह से है क्योंकि इसको ए को टी के सामने जाना है। तो जब तक ए टी के सामने नहीं पहुँचेगा ये घुमा हुआ ही रहेगा। ठीक है, वहीं पे जहाँ पे जी को सी के सामने जाना है, तो जब ये अच्छी तरीके से घूमेगा तो ए ऑटोमेटिकली टी के सामने आ जाएगा और जी सी के सामने आ जाएगा। तो ये जो इसकी शेप होती है वो इस वजह से होती है। अब हमें क्योंकि पता नहीं है कि एक डीएनए मिला है, फॉर एग्जांपल जैसे नीचे वाला पोर्शन है, हमें नहीं पता इस पर क्या लिखा हुआ है, क्या इसकी अरेंजमेंट है। अब हमें पता करना है। अच्छा, हमें क्यों पता करना है, डीएनए को रीड करके हम किसी के भी बॉडी की पुरानी जो पास्ट जनरेशन्स गई हैं उनका और आने वाली जनरेशन्स का पता लगा सकते हैं, किससे बिलोंग करते हैं वो उनके डीएनए। जैसे हम डीएनए रिपोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हमें सीक्वेंस पता चल जाएगा तो हमें एक ह्यूमन की जीन का पूरा डेटा मिल जाएगा, उसके फीचर्स का, कि भाई वो दिखता कैसा होगा, उसके बालों का कलर क्या होगा, उसकी हाइट कितनी हो सकती है। ये सारा अंदाज़ा आप थोड़े से डीएनए से लगा सकते हैं। अब एक ह्यूमन के अंदर कितने सारे जीनोम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ जीनोम्स होते हैं। अब मैंने आपको डीएनए और आरएनए का डिफरेंस क्यों बताया है, इससे आपको आगे पता चलेगा। अब हमें क्या करना होता है कि अगर मुझे डीएनए पता करना है किसी का, तो हमने पुरानी वीडियो में, पहले की वीडियो में बात की थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, कि जब हमें किसी भी डीएनए को उसकी सीक्वेंसिंग चेक करनी होती है, उसकी क्लोनिंग करनी होती है, उसके अंदर हमें म्यूटाजेनेसिस कराना होता है या उसको उसकी सीक्वेंस पता करनी होती है, तो हम प्राइमर यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारे पास कि हम एक प्राइमर लेते हैं और हमारा अपना एक डीएनए का जो है वो सैंपल होता है, उसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, डीनेचर करते हैं। जिस तरह ये पूरा जुड़ा हुआ था, मैंने इसको खोल के तोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल। अब तोड़ने के बाद अब जो है यहाँ पर इसके आप अरेंजमेंट देखें, ए जी टी, ये आपके पास जो है वो ये न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट आ गई। आपको पता चल गया भाई ये अरेंजमेंट है। अब आपने अभी इसको तोड़ा है, यहाँ पे आपने अटैच करने हैं प्राइमर्स। अब ये सब आगे चलते हैं इस प्रोसीजर में। ए में आपने देखा ये डीएनए है और ये इसका सीक्वेंस है पता चलने के बाद, और इससे पहले ऐसा होता है, हमें नहीं पता होता। बी में हमें इस सीक्वेंस को पता करने के लिए इसको डीनेचर करना पड़ता है। डीनेचर किस तरह होता है ये आपने देख लिया, डीएनए बीच में से 2 हो जाता है, ऊपर वाली स्ट्रैंड अलग हो जाती है, नीचे वाली अलग, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो हमें अलग अलग स्ट्रैंड करनी पड़ती है
ताकि हम इसको अच्छे से स्टडी कर सकें। अब आगे चलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के मेथड्स की तरफ। अब यहाँ से असल वीडियो सीक्वेंसिंग की स्टार्ट होती है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। डीएनए सीक्वेंसिंग के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, बेसिक डीएनए सीक्वेंसिंग, एडवांस डीएनए सीक्वेंसिंग जो अब यूज़ होती है, और नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग। बेसिक डीएनए सीक्वेंसिंग के 2 मेथड्स हैं जो बहुत महंगे हैं, यानी अगर आप ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो आपके पास अरबों खरबों रुपए होने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन डीएनए हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक सीक्वेंस जैसा है दूसरा सीक्वेंस भी वैसा होगा, सारे सीक्वेंसेस अलग होते हैं। आपको सारे सीक्वेंसेस पता करने पड़ेंगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे तो नहीं ना कि आपको किसी कॉलोनी के अंदर 4 घरों में कौन रहता है ये पता चल गया तो आपको पूरी कॉलोनी का पता चल गया कि वहाँ पे कौन कौन रहता है। आपको 4 लोग रहने के बाद पूरी कॉलोनी का पता होगा तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, अमीर हैं या गरीब हैं। सेम गोज़ फॉर दिस, ठीक है ना। आपको अगर एक सीक्वेंस का पता चल गया, अब यहाँ पे सीक्वेंसिंग का क्यों कहा गया है कि हमें जब डीएनए का पहले पता करना होता है तो हम एक सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं ना, ऑब्वियसली। तो जो बेसिक मेथड है, जो सबसे फेमस जो हमें पढ़ना होता है, वो है सेंगर सीक्वेंस मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ये दोनों मेथड में एक जो मेथड है जिसको हम सेंगर सीक्वेंस मेथड कहते हैं, ये होता है चेन टर्मिनेटिंग मेथड, दूसरा केमिकल टर्मिनेटिंग। दोनों सेम होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि एक में जो है वो केमिकल यूज़ हो रहा होता है और दूसरे के अंदर डाईडिऑक्सी DDATP, ठीक है। तो अब जो चेन टर्मिनेशन वाला मेथड है, अच्छा ये दोनों बहुत महंगे हैं, इसे कोई आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर इस मेथड के थ्रू आप डीएनए टेस्ट करवाने के सोचेंगे ना तो आपकी सारी जायदाद बिक जाएगी, डीएनए टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये अब जो है वो परफॉर्म नहीं किए जाते, और ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट पे तो ये प्रोजेक्ट पे तो ये काम कर ही नहीं सकते, बहुत एक्सपेंसिव थे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक्सपेंसिव, नॉट कंपेटेबल फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। अब सेंगर सीक्वेंस मेथड में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन मेथड। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि DDoxy-ATP क्या होती है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि हमारे पास राइबोस शुगर होती है, उससे हम वो हमारे पास जो है वो RNA होता है, उससे हम डीएनए बनाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ह्यूमन में कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया है आपका राइबोस शुगर बनाया, इसके अंदर मैंने O1 2 3 4, ये जो पहला है जहाँ छोटा सा दिख रहा है आपको RNA लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है वहाँ पे OH और OH है, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये है आपका RNA मॉलिक्यूल, ठीक है। जहाँ पर लिखा हुआ है DNA इसी के बराबर में, वहाँ पर जो 1 के बाद 2 है वहाँ पर सेकंड पोजीशन में, वहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिमूव्ड है, ठीक है। तो ये हो गया DNA, क्योंकि ये डीऑक्सी है, यानी सेकंड पोजीशन पर सेकंड नंबर की जो पोजीशन है वहाँ पर ऑक्सीजन मिसिंग है, तो ये हो गया डीऑक्सी, ठीक है। वो है राइबोन्यूक्लिक, उसके अंदर पूरे के पूरे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों में है, 3 में भी है, 4 में भी है। यहाँ पर डीऑक्सी में आपके पास दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन मिसिंग है, तो ये हो गया डीऑक्सी। अब जो हम यूज़ करते हैं केमिकल वो है डाईडिऑक्सी, तो यहाँ पर आपके पास दूसरे पे भी ऑक्सीजन मिसिंग है और तीसरे पे भी ऑक्सीजन मिसिंग है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका DDoxy। ये वो केमिकल है जो यूज़ होता है सेंगर सीक्वेंस मेथड में। अब हमारे पास 5 प्राइम और 3 प्राइम जो इधर ये जो मैंने बनाया हुआ है आपके पास RNA, यहाँ पर आप देखो मैंने 2 एरो निकाले हुए हैं, 5 के पास से और 3 के पास से। ये 2 वो एरिया हैं जो किसी भी राइबोस शुगर पे आगे चेन बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब चेन बनी होती है ना, एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा जुड़ा होता है, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, ऐसे जुड़ा हुआ होता है, फिर तो पूरा एक सब्सटेंस बनता है। अब जो अरेंजमेंट होती है ना इसकी, जहाँ से जॉइनिंग हो रही होती है, जहाँ से पेयरिंग होनी होती है, जहाँ से चेन को आगे बढ़ना होता है, वो होता है आपका 5 प्राइम और 3 प्राइम। अगर किसी रीज़न से आपके 3 प्राइम पर से भी ऑक्सीजन हट जाए, ठीक है, ऑक्सीजन हट जाए, तो आपका जो ये चेन है वो आगे नहीं बन सकता, क्योंकि ये केमिकल मुकम्मल नहीं है, यहाँ से चेन आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। तो DDoxy केमिकल क्या करता है कि जब हम उसको DNA में डालते हैं तो जहाँ पर भी ऑक्सीजन ग्रुप होता है प्राइम 3 में, ये उसको जाके चेन को टर्मिनेट कर देता है और चेन को तोड़ देता है। क्योंकि DDoxy का काम क्या था, डाईऑक्सी में तो ऑलरेडी जो है वो DNA में तो ऑलरेडी सेकेंड वाले प्राइम पर जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिसिंग है, तो हमें डिफरेंट करना है कुछ। तो हम क्या करते हैं कि जो 3rd वाला प्राइम है ना उसके ऊपर से भी ऑक्सीजन हटा देते हैं। अब ये हटने की वजह से अब क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी चेंज हो गई, फॉस्फोडाइस्ट्रेस चेन की चेंज हो गई, तो आगे चेन नहीं बनेगी। दिस इज़ द रीज़न ये केमिकल हम यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं, आगे सारा प्रोसीजर आसान है, यही सेम प्रोसीजर गोज़ फॉर
आपका जो गिलबर्ट वाला मेथड था उसमें बस केमिकल चेंज है, उसमें यहाँ पे डीडीऑक्सी यूज़ हो रहा है, वहाँ पे यूज़ होता है आपका P32 और ये केमिकल प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ अगर आप उसको लिखने जाएंगे तो आपके 8-10 पेजेस भर जाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया और आप ये पेज लिख रहे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। 5 मूवर एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम ऑफ राइबोज शुगर इज इंपॉर्टेंट टू मेक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म एक्चुअल डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग को मुकम्मल करने के लिए आपके पास 5 प्राइम और 3 प्राइम, राइबोज शुगर के 5 और 3 प्राइम के पास जो है वो ऑक्सीजन होना लाजमी होता है या उसका मुकम्मल होना ज़रूरी होता है ताकि न्यूक्लियोटाइड्स की प्रॉपर चेन बन सके। सेटिंग ख़त्म, सही है, इतना समझ में आ गया। अब डीडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, ये टर्मिनेट कर देता है चेन को। हमारे पास नेचुरल कितने न्यूक्लियोटाइड्स थे, 4 डीएनए के 4 आरएनए के, है ना। हमने खुद कौन सा केमिकल बनाया, कौन सा इसके अंदर केमिकल ऐड किया, सॉरी कौन सा इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, हमने ऐड किया इसके अंदर डीडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं विद डीडीऑक्सी, उसके अंदर से हम एक ऑक्सीजन मिटा देते हैं, है ना। कौन से वाले ग्रुप पे से, 3 वाले पे से, 3 प्राइम पे से। तो क्या होता है कि जो आगे चेन है वो टर्मिनेट हो जाती है। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है कि हमें, अब वैसे तो हमें नहीं पता कि भाई डीएनए का क्या सीक्वेंस है, डीएनए हमारे पास ऐसा आया खुश्क, ठीक है ना, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये तो हम जानते हैं ना, हमें बस उनके अरेंजमेंट नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि हर डीएनए के जो हर एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे एडेनाइन है, इसके साथ डीडीऑक्सी लगा देंगे तो ये हो गया डीडीएटीपी। जो ग्वीनाइन है उसके साथ एक डीडीएटीपी लगा, डीडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड लगा देंगे, साइटोसिन के साथ भी ये करेंगे और थायमाइन के साथ भी ये करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम 4 फ्लास्क लेते हैं, इस कौन से सेंगर वाले मेथड में 4 छोटे छोटे फनल लेते हैं, एक के अंदर ये डीडीएटीपी वाला एडेनाइन डालते हैं, एक के अंदर डीडी ग्वीनाइन वाला वो न्यूक्लियोटाइड डालते हैं। इस तरह करके हम 4 न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं जिसमें डीडीएटीपी होता है। अब ये क्या करता है, हमने क्या कहा था कि जहाँ पर डीडीएटीपी होगा या डीडीऑक्सी होगा वो वहाँ से चेन को तोड़ देगा। जब डीडीऑक्सी एडेनाइन पे जाएगा यानी ए पे पहुँचेगा तो जहाँ पर उसको ए नज़र आएगा वहाँ पे उसके वो 3rd प्राइम पर जाके ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और चेन टूट जाएगी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि पहले जो आपका चेन था, जो डीएनए का, पहले फ्लास्क में वो कब टूटा, पहले फनल में चेन टूटा, पहली बार में टूट गया। तो एक ही मॉलिक्यूल ऊपर था और नीचे जो है वो एक ही न्यूक्लियोटाइड ऊपर था और नीचे से चेन टूट गए। तो हम समझ जाएंगे कि भाई एडेनाइन जो है वो नंबर 1 पे है डीएनए सीक्वेंस में। अच्छा, अब मैंने दूसरा वाला चेक किया तो मैंने ये देखा कि जब मैंने थायमाइन डीटीपी डाला था जहाँ जिस वाले फनल के अंदर, वहाँ पर मैंने देखा कि एक के बाद दूसरे नंबर पे जो चेन है वो टर्मिनेट हुई हुई है, यानी जो डीडीएटीपी है उसने थायमाइन ग्रुप में जाकर जो है वो वहाँ पर से 3rd प्राइम पर से उसने ऑक्सीजन को हटा दिया और वहाँ से चेन टर्मिनेट हो गई। इस तरीके से हर एक पे हम देखते हैं कि जैसे अगर साइटोसिन तीसरे नंबर पे है तो हम देखेंगे कि 3 नंबर तक तो चेन बिल्कुल सही चली है, 3 के बाद चेन टर्मिनेट हुई है, ठीक है ना। 3 सीक्वेंस तक तो चेन सही थी, मतलब मैं अंदाज़ा करूँगी, अच्छा 3 सीक्वेंस के बाद चेन टूटी है तो यहाँ पर होगा आपका थायमाइन, 2 के बाद टूटी है तो यहाँ पे होगा आपका ग्वीनाइन, अच्छा 1 के बाद पहले में टूट गई तो अच्छा इसमें तो मैंने एडेनाइन डाला था तो ये होगा एडेनाइन। तो इससे हम लिखते लिखते ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि नंबर 1 पहले पे चेन टूट गई तो यहाँ एडेनाइन होगा, ये 2 के बाद टूटी है तो यहाँ पर ग्वीनाइन। इस तरीके से हम इस सीक्वेंसिंग में हम चेन की टर्मिनेशन से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस क्या है और प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। अब ये तो थोड़े से सीक्वेंस के लिए तो बहुत अच्छा है ना भाई, बड़े आसानी से पता चल गया, लेकिन वो ह्यूमन जिनके अंदर मिलियंस इस तरीके के जो है वो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत महंगा मेथड है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आप समझ गए कि एक केमिकल डाल देते हैं और जाकर वो चेन टर्मिनेशन शुरू कर देता है, जिसके साथ मिलाकर डालते हैं उसी जगह से जो है चेन टूट जाती है। जितनी लंबी चेन होगी, यानी जी जो है वो ATC के बाद आ रहा है, आप एक कॉर्नर में लिखा हुआ देख रहे हो, ATC के बाद जी आ रहा है। तो जब चेन कब टूटेगी, जब आपके पास A भी गुजर जाएगा, T भी गुजर जाएगा, C भी, तो चौथे नंबर पे चेन टूटेगी। तो आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे और फिर चेन टूटी हुई होगी, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो जी था उसकी प्लेसमेंट नंबर 4 थी। अब सेम यही होता है आपके पास, ये तो था सेंगर वाला मेथड, ये ऐसे ही होता है और आपको जो है वो सीक्वेंस मिल जाते हैं और फिर आप उसको नोट करते रहते हैं। जो दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं कि भाई ये गिलबर्ट मेथड है या मैक्सम मेथड है, इसमें केमिकल टर्मिनेशन होती है। इसमें हम क्या करते हैं, सेम इस तरीके से होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि 32P पिरिमिडीन जो है ये ऐड कर देते हैं केमिकल के तौर पे, जहाँ और ये क्या करते हैं वो उसमें भी यही करते हैं कि ग्वीनाइन के साथ ये केमिकल लगा देंगे, थायमाइन के साथ भी लगा देंगे, साइटोसिन के साथ भी लगा देंगे,
एडेनाइन के साथ भी लगा देंगे। और जहाँ जहाँ पर ये वाला, जैसे उसको एडेनाइन पहले नंबर पर मिल गया तो चेन वहाँ पर जो है वो केमिकल टर्मिनेशन हो जाएगी, वहाँ से जो है वो सीक्वेंस रुक जाएगा। जहाँ पर जी होगा वहाँ से, जी के साथ जहाँ पे भी ये केमिकल लगा होगा वहाँ से सीक्वेंस रुक जाएगा, और हमें इससे पता चल जाएगा कि इनकी प्लेसमेंट क्या है। दोनों का जो तरीका सेम है, बस उसमें जो वो केमिकल्स है वो डिफरेंट यूज़ हुए गए हैं, किए गए हैं। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होता है कि भाई पहले पी जो है वो जी सी टी, फिर पी आया जी सी टी ए सी के बाद, तो जहाँ जहाँ पूरी चेन में जहाँ जहाँ जी होगा चेन वहीं टूटेगी। कौन सा जी? जिसके साथ 32P लगा हुआ है। पूरी चेन में जहाँ जहाँ पी होगा चेन वहाँ से टूटेगी। कौन सी चेन? जहाँ पर जिस पी के साथ, जिस सी के साथ 32P लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पर टी के साथ 32P लगा होगा चेन वहाँ वहाँ टूटेगी। तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि जी है, फिर सी है, फिर टी है, फिर जी है, फिर टी है, फिर ए है, फिर सी है। और ये जब सीक्वेंस हमें मिल जाता है तो हम उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, और ये जो हम सीक्वेंस का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा ठीक है, इतने नंबर के बाद ये था, अच्छा इतने नंबर के बाद ये था, और इससे जो है हमें तरतीब मिल जाती है। अब वो सीक्वेंसिंग किस तरीके से होती है, मैंने आपको बताया था कि ए के साथ टी होता है और जी के साथ सी होता है। तो ये था आपके दो तरीके, कौन से? एक तो गिलबर्ट और दूसरा आपका सेंगर मेथड। और ये इतना मुश्किल नहीं है। अब हमने जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है, जो हमारा वाला है, वो है जो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। बस आपको यहाँ पर डीएनए सीक्वेंसिंग जो है समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कोई क्वेश्चन है तो मुझे इनबॉक्स कर दें, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैंड रिटन जो भी मैंने अभी तक अपलोड किए हैं, तो वो आप मुझसे इंस्टा और मेरे फेसबुक से पेज जो है मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको जो है सेंड कर दूँगी, या मेल कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड। और ये सारा का सारा सिलेबस हम पढ़ रहे हैं डीपीटी के सिलेबस के, डीपीटी के मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू।